वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का इस एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रोफेसर कहकशा नई क्लास में हाजिर हूँ नए प्रश्नों के साथ। चलिए देखते हैं क्या हमारा प्रश्न है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति, गोरखनाथ, आचार्य देवसेन। क्या है इसमें? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विद्यापति। क्या होगा इसका उत्तर? विद्यापति। अच्छा, पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति। ये तो आप लोग जान गए। किस भाषा में है ये आप लोगों को पता है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, किस भाषा में है ये? संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए मैं एक बात आप लोगों से और बात कहती हूँ कि ये संस्कृत में जो भी रचनाएं हैं, इनकी कुछ रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकते हैं, संभावना है, मैं उसको बता देती हूँ यहाँ पर। संस्कृत भाषा, शैव सर्वस्य सार। शैव सर्वस्य सार। ठीक है, दुर्गा भक्त तरंगिणी। दुर्गा भक्त तरंगिणी। भू परिक्रमा। ठीक है, विभाग सार। लिखनावली। ठीक है, ये इनकी संस्कृत भाषा में। अब देख लेते हैं इनके अवहट भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं, वो भी देख लीजिए। कीर्तिलता 13वीं शताब्दी। कीर्ति पताका 14वीं शताब्दी। ठीक है, यह हो गया। अब देखते हैं मैथिली भाषा में। पदावली 1403। गोरक्ष विजय ये नाटक है। ठीक है, गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। ठीक है, ये इनकी विद्यापति की कुछ रचनाएं हैं संस्कृत भाषा में, अवहट भाषा में और मैथिली भाषा में। ठीक है, आप लोग इसे अच्छा से याद कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे। विद्यापति से रिगार्डिंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं वो आएंगी जो मैं तुम लोगों को बाद में करवाऊँगी। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? पहली शताब्दी, छठी शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। किसमें हुआ? तो 11वीं शताब्दी। आई एम सो सॉरी। ठीक है, किसमें हुआ? 11वीं शताब्दी में। अच्छा, ईसा की 11वीं शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा में तो होने लगा। ठीक है, तो इस अपभ्रंश के अवस्था को क्या कहते हैं? तो उत्तरकालीन। ये भी प्रश्न बनता है, उत्तरकालीन अवस्था। ठीक है, उत्तरकालीन अवस्था।
जब ये अपभ्रंश भाषा, जब लोक भाषा में यह व्यवहार होने लगा तो इस अपभ्रंश को क्या कहा जाने लगा? उत्तरकालीन अवस्था। ठीक है। एक चीज़ और है जो मैं तुम लोगों को कोटेशन के तौर पे करवा रही हूँ। ये कोटेशन पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। चलो मैं देखती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा बोध होने लगा। ठीक है, ये कोटेशन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा था। ठीक है, समझ में आ गया? इसे आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। क्या है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर ने अपनी साखियों में जो सदुक्कड़ी भाषा, अच्छा एक बात और, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। ठीक है, सदुक्कड़ी कहा, और वो सदुक्कड़ी भाषा क्या है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। ठीक है, अच्छा ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि और कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया कबीर की भाषाओं को। विद्वान मत, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह,
तो श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था कबीर की बोली को? पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? सधुकड़ी। हजारी प्रसाद ने द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा था? भाषा के डिक्टेटर। और बच्चन सिंह ने क्या कहा था कबीर की भाषा को? संत भाषा। क्लियर? समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नोट्स मैं बार बार कह रही हूँ, बनाते चलें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, किस प्रकार की थी? तो उनकी भक्ति भावना माधुर्य भाव थी। ठीक है। वात्सल्य भाव किसकी है? सूरदास। दास्य भाव किसकी है? तुलसीदास। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं धर्मदास, अमीर खुसरो, दरिया साहब, यारी साहब। कौन है इसमें? तो इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। आप लोगों को इसका लैंग्वेज देख के ही समझ में आ रहा होगा। मोरा जोबना नबेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे माल, ये उन्हीं की भाषा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो इसमें मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है। कौन से विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो ये मोहन लाल विष्णुलाल पांड्या ये अप्रमाणिक नहीं मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं, और ये दोनों भी अप्रमाणिक ही मानते हैं। केवल मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है। केवल मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है। क्लियर? वैसे मैं इस पे डिटेल से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। इसमें क्या होगा कि किसने अर्ध प्रमाणिक, किसने प्रमाणिक, किसने अप्रमाणिक माना है, ये पूरा डिटेल मैं उसमें दूंगी। क्लियर? चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। जगत जनायो जिहि सकल सुहरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाहि। कौन होगा? इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण। ठीक है। तित्य सहस और जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निषिधों सके ध्रुवो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन है? किस अवस्था का वर्णन है? तो वय संधि अवस्था का वर्णन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी।
क्या है? सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत मही पगी, हित हरिवंश, मीराबाई, गदाधर भट्ट, जीव गोस्वामी। कौन है इसमें? तो गदाधर भट्ट है। कौन है इसमें? गदाधर भट्ट। नेक्स्ट, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक हैं? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। सुजान कुमार किसके हैं? तो चित्रावली के नायक हैं। ठीक है, ये क्या है? राजकुमार हैं। कहाँ के राजकुमार हैं? तो नेपाल के राजकुमार हैं। कहाँ के ये राजकुमार हैं? नेपाल के। चित्रावली कब की है? 1613। कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। किसकी है? उस्मान की। इसके रचनाकार कौन है? उस्मान। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया, ये और बात है। इसके साथ साथ चित्रावली के नायक आप लोगों को पता हो गया, नायिका पता है, तो खुद स्वयं चित्रावली नायिका है। ये क्या है? नायिका भी है। ठीक है, चित्रावली कौन है? नायिका भी है। मधुमालती की बात हो रही है, तो मधुमालती के क्या हैं? मधुमालती मनोहर, ये एक कपल है। दूसरा है प्रेमा ताराचंद। ठीक है, समझ में आ गया। इंद्रावती के कैरेक्टर की बात अगर की जाए तो ये कौन है? राजकुंवर और स्वयं इंद्रावती। हंस जवाहिर, खुद हंस जवाहिर ही है। एक हंस और एक जवाहिर। ठीक है, समझ में आ गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग पढ़ाई करें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसी तरह मैं रेगुलर क्लास दूंगी आप लोगों को, और इसी तरह सेलेक्टेड प्रश्न लाऊंगी, जो प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आएंगे 2023 दिसंबर में। ये मेरा गारंटी है। यहाँ से आपका 60 to 70% एनी हाउ क्रैक करेगा ही करेगा, मान के चलिए ये बात। और एक बात, मैं जो क्लास ले रही हूँ प्लीज़ उसे हर हाल में नोट्स बनाते चलें और याद करते चलें। मेरे सारे वीडियोस को देख डालें, बहुत सारे वीडियोस हैं, वो सारे वीडियोस को आप लोग देख डालें और सारे वीडियोस को आप लोग अच्छा से मतलब नोट्स वोट्स बनाएं। और जो दिक्कत है वो सामने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ताकि उस दिक्कत को सॉल्व करूं। और एक बात, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ भूलना नहीं। ठीक है, बाय बाय। इसी के साथ मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बाय बाय।